हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अमालगमेशन ऑफ कंपनीज़ के बारे में। ठीक है, तो देखिए अमालगमेशन ऑफ कंपनीज़ को हिंदी में हम कहते हैं कंपनियों का एकीकरण। तो कंपनियों के एकीकरण के टाइम में या अमालगमेशन के टाइम में हमें किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है वो सारा कुछ हम इसी लेक्चर के अंदर इसी टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे एंड फर्दर लेक्चर जो रहेंगे उसमें हम इसकी एडवांस और जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन रहेगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी दो कंपनियां अमालगमेट होती है, जिन्हें बोलते हैं हम एकीकरण या साथ में मिल जाती है, तो उस समय हमें किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ड जो है अमालगमेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकीकरण, उसके बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो देखिए ये वर्ड क्या डिस्क्राइब करता है, अंडर द अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। जब भी कंपनियों का अमालगमेशन किया जाता है तो क्या किया जाता है, टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड एग्री टू मर्ज देयर बिजनेस टुगेदर इन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी फॉर्म फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो देखिए जब भी अमालगमेशन होता है ना, तो वर्तमान में जो मौजूदा कंपनियां होती है उनको क्या कर दिया जाता है, किसी दूसरी कंपनी में मर्ज कर दिया जाता है, किसी दूसरी कंपनी में मिला दिया जाता है। और वो जो दूसरी कंपनी होती है वो केवल इसी पर्पस के लिए बनाई गई होती हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे दो कंपनियां हैं, एक ए लिमिटेड है और दूसरी कौन सी है, बी लिमिटेड है। ठीक है, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को मर्ज कर दिया कौन सी नई कंपनी में, ए बी लिमिटेड में। तो ये जो नई कंपनी है उसका नाम हम चाहे तो ए बी लिमिटेड भी रख सकते हैं और चाहे तो हम दूसरा कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो जो दो मौजूदा कंपनियां थी जो चल रही थी, एग्जिस्टिंग कंपनीज थी, उनको मर्ज कर दिया किसी दूसरी एक नई कंपनी में। ठीक है, और दूसरी नई कंपनी का नाम इन दोनों के नाम से मिलता जुलता भी हो सकता है और कोई दूसरा नाम भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है अमालगमेशन। अब देखिए एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, जो कि हमें कई बार लगता है कि वो अमालगमेशन की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो देखिए एब्जॉर्प्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, इस एब्जॉर्प्शन को हिंदी में बोलते हैं सबविलियन। सबविलियन मतलब इसका मतलब भी मिलना ही होता है, लेकिन ये अमालगमेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किस तरीके से होता है देखिए, इन एब्जॉर्प्शन टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज कंबाइन टुगेदर, बट इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन अ न्यू कंपनी इज नॉट फॉर्म। ठीक है, एंड ऑल एग्जिस्टिंग कंपनी एक्सेप्ट द वन कंपनी आर वाउंड अप। अब इसमें क्या होता है कि जब भी एब्जॉर्प्शन किया जाता है ना, तो दो या दो से ज़्यादा जो भी कंपनियां होती है उनको साथ में मिला दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई नई कंपनी नहीं बनाई जाती। ठीक है, उन्हीं में से किसी एक कंपनी में उन सब कंपनी को मिला दिया जाता है। ठीक है, और सारी कंपनी जो दूसरी कंपनीज होती है उनको बंद कर दिया जाता है सिवाय एक कंपनी को छोड़कर। जैसे कि अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ए बी और सी तीन कंपनियां थी। ठीक है, और इनको क्या कर दिया गया, इनका एब्जॉर्प्शन कर दिया गया। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन करके इनको कंबाइन कर दिया गया, इनको मिला दिया गया एक कंपनी में, और इन्हीं में से एक कंपनी में मिला है। जैसे कि ए लिमिटेड में बी लिमिटेड और सी लिमिटेड को मिला दिया गया, तो नई कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इन्हीं में से किसी एक कंपनी में दूसरी बची हुई कंपनियों को मिला दिया गया। ठीक है, और बाकी जो बची हुई कंपनियां हैं उनका समापन कर दिया गया, उनको वाउंड अप कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात होती है एब्जॉर्प्शन में। और वो जो अभी हमने देखा था वो अमालगमेशन था, जिसमें क्या होता है कि एग्जिस्टिंग कंपनीज को मर्ज कर दिया जाता है किसी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंट है, ये आप देख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन में तीन कंपनियां थी, तीन कंपनी में से ए लिमिटेड में बी और सी को मिला दिया गया। ठीक है, और बी लिमिटेड और सी लिमिटेड का क्या कर दिया गया, वाउंड अप कर दिया गया। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन में ऐसा होता है जिसको हिंदी में सबविलियन कहते हैं। ठीक है, और अमालगमेशन में क्या होता है कि दो कंपनीज को किसी नई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में मिला दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं कि अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए अमालगमेशन में क्या होता है, अ न्यू कंपनी इज फॉर्म इन केस ऑफ अमालगमेशन फॉर द परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज। ठीक है, अमालगमेशन में क्या होता है कि एक नई कंपनी बनाई जाती है पुरानी कंपनियों को खरीदने के लिए। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अ न्यू कंपनी इज नॉट फॉर्म बट द डिजॉल्विंग कंपनीज आर मर्ज इनटू द वन एग्जिस्टिंग कंपनी। जबकि एब्जॉर्प्शन में कोई नई कंपनी नहीं बनाई जाती, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उसमें दूसरी कंपनियां मर्ज कर दी जाती है। ठीक है, उसमें दूसरी कंपनियां डिजॉल्व कर दी जाती है। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है कि इसमें तो नई कंपनी बनाई जाती है दूसरी कंपनी को, जो पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी है उनको परचेज करने के लिए, और इसमें नई कंपनी नहीं बनाई जाती, पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग कंपनी होती है जो पुरानी कंपनी को क्या कर लेती है, खरीद लेती है। ठीक है,
या मर्ज कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा चलता है अमालगमेशन के लिए। तो अमालगमेशन के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ठीक है, जिसको कहा गया है अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। अमालगमेशन की अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 फॉलो होता है, जिसका अभी नाम क्या हो गया है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103, ठीक है। पहले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 था और अब ये क्या हो गया है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और टर्म्स की जो कि इसके अंदर यूज़ की जाती है। एक है ट्रांसफरर कंपनी। अब देखिए ट्रांसफरर कंपनी कौन सी होती है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि कंपनियों को अमालगमेशन किया जाएगा तो एक कंपनी होगी जो दूसरी कंपनियों को परचेज करेगी, ठीक है। तो जो परचेज करने वाली कंपनी है और जो सेल करने वाली कंपनी है उनको क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफरर कंपनी कौन सी कंपनी होती है, सेलर कंपनी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए द कंपनी विच इज़ अमालगमेटेड इनटू द अदर कंपनी, मतलब वो कंपनी जो कि दूसरी कंपनी में क्या होने वाली है, अमालगमेट होने वाली है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरर कंपनी कहते हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, सेलर कंपनी, ठीक है। सेलर कंपनी वो कंपनी होगी जो अपना बिजनेस बेच रही होगी, ठीक है, किसी और के अंदर अमालगमेट हो रही होगी, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें तो सेकेंड टर्म रहेगा हमारे ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। ट्रांसफरी कंपनी कौन सी होगी, द कंपनी इनटू विच अ ट्रांसफरर कंपनी इज अमालगमेटेड, मतलब वो कंपनी जिसके अंदर ट्रांसफरर कंपनी क्या हो रही है, अमालगमेट हो रही है, जिसको हम अपनी वाली लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, बायर कंपनी कह सकते हैं, ठीक है। बायर कंपनी मतलब जो किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीद रही है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफरी कंपनी। और अगर ट्रांसफरर की बात करें तो वो सेलर कंपनी है जो कि अपना बिजनेस बेच रही है, ठीक है। जो अपना बिजनेस बेच रही है वो ट्रांसफरर कंपनी, जिसे हम कहते हैं सेलर कंपनी, और जो बिजनेस खरीद रही है वो बायर कंपनी, और दूसरा जो टर्म्स इसके लिए यूज़ होता है वो है ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। ये दो टर्म्स हमें ध्यान रखने हैं। फिर नेक्स्ट देखिए है कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन कौन सा होगा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है तो इसके बीच में कंसीडरेशन तो आना ही है, किसी न किसी कंसीडरेशन पे ही परचेज कर रही होगी। तो देखिए उस कंसीडरेशन का मतलब क्या है, तो इट मीन्स द एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड एंड पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर असेट्स बाय द ट्रांसफरी बायर कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, जिसे हम सेलर कंपनी भी कहते हैं। तो इसमें मतलब कुल मिला के अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो जो बायर कंपनी होगी जिसको हम ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं, तो ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी, सेलर कंपनी को कुछ ना कुछ कंसीडरेशन के बदले में खरीदेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ कंसीडरेशन देगी तब वो उसका बिजनेस खरीदेगी। तो वो जो कंसीडरेशन देगी उसे हम क्या कहेंगे, परचेज कंसीडरेशन, ठीक है। तो वो परचेज कंसीडरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। वो शेयर्स या किसी सिक्योरिटी के रूप में भी दिया जा सकता है, या फिर कैश के रूप में भी दिया जा सकता है, या दूसरा कोई असेट्स भी दिया जा सकता है। तो देखिए कंसीडरेशन का पेमेंट कैसे हो सकता है, शेयर्स में हो सकता है, सिक्योरिटीज़ में हो सकता है, और एनी अदर असेट्स में भी हो सकता है और कैश में भी हो सकता है। तो मतलब बायर कंपनी सेलर कंपनी को जो कुछ भी बिजनेस खरीदने के बदले में देगी, जो कुछ भी बिजनेस खरीदने के बदले में देगी वो चीज़ क्या कहलाएगी, कंसीडरेशन कहलाएगी, ठीक है। तो ये कंसीडरेशन हमारा परचेज कंसीडरेशन है, ठीक है, जिसके बदले में एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदेगी। और इसका पेमेंट कैसे हो सकता है, शेयर्स में भी हो सकता है, सिक्योरिटीज में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, और दूसरे किसी असेट्स में भी इसका हो सकता है, ठीक है, पेमेंट। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे देखिए अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टर्म हमारे सामने आएगी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं उचित मूल्य। अब देखिए इट इज़ द अमाउंट फॉर विच एन असेट्स कुड बी एक्सचेंज बिटवीन द बायर एंड सेलर। तो देखिए ये वो वैल्यू होगा या वो मूल्य होगा जिस पर सेलर कंपनी और बायर कंपनी के बीच में असेट्स का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को कोई असेट्स देगी तो वो किस प्राइस पे देगी, फेयर प्राइस पे देगी, मतलब फेयर वैल्यू पे देगी, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू असेट्स का फेयर वैल्यू होता है जिसे हम उचित मूल्य कहते हैं, जो कि बायर कंपनी और सेलर कंपनी के बीच में क्या होगा, ट्रांजेक्शन होगा। अब देखिए हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, कि जब भी कंपनी अमालगमेट होती है तो उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो देखिए अमालगमेशन ऑफ कंपनी कैन बी द फॉलोइंग टू टाइप्स।
जो अमालगमेशन है कंपनियों का वो दो तरीके से हो सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ अमालगमेशन। तो दो तरीके से अमालगमेशन हो सकता है। पहला तो होगा तरीका अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, मतलब वो विलय की प्रकृति का क्या होगा, अमालगमेशन होगा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं विलय की प्रकृति का एकीकरण। क्या बोलते हैं, विलय की प्रकृति का एकीकरण, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। और सेकेंड बोलते हैं अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, क्रय की प्रकृति का एकीकरण। ठीक है, तो एकीकरण दो प्रकार का हो सकता है, विलय की प्रकृति का एकीकरण और क्रय की प्रकृति का एकीकरण। और दोनों ही टाइप में हमें किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है वो हमें इसके कुछ बेसिक रूल हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। ये जो मर्जर का नेचर है, जो विलय की प्रकृति का एकीकरण है, उसके अंदर हम किस तरीके से अकाउंटिंग का मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए, For accounting of such amalgamation, the polling of interest method is followed, which is described below. तो देखिए, ये जो विलय की प्रकृति का एकीकरण है उसके अंदर जो हम अकाउंटिंग करने के लिए मेथड फॉलो करेंगे, उस मेथड को हम बोलते हैं पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अब देखिए, पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या होता है, जिसको अगर हम सिंपली जानना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, हितों, इसको हिंदी में बोलते हैं हितों के एकत्रीकरण की विधि, हितों के एकत्रीकरण की विधि। ठीक है, तो इसका अगर मीनिंग हम जानना चाहें तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कंपनी, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, जैसे कि बायर कंपनी जो है वो सेलर कंपनी को खरीद रही है, तो वो क्या करेगी कि अपनी बुक्स, अकाउंट की जो बुक्स रहेगी वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही मेंटेन करेगी जैसा कौन करती थी, सेलर कंपनी करती थी। मतलब पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर बिल्कुल एज इट इज़ वही रहेगा जो कि सेलर कंपनी करती थी। ठीक है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो ये है पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अब देखिए, इसमें क्या क्या बताया गया है। पॉइंट नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, जिसको हम सेलर कंपनी से मतलब जान सकते हैं, आर टू बी शोन एट द सेम वैल्यू इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, बायर कंपनी। अब देखो क्या बात की है कि सारे असेट्स, ऑल असेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज़, और जितने भी रिजर्व्स है जो कि किसके, ट्रांसफरर कंपनी, सेलर कंपनी के जितने भी असेट्स और जितने भी लाइबिलिटीज़ है और सारे रिजर्व्स है, वो सारे के सारे बायर कंपनी के अंदर उसी प्राइस पे शो किए जाएंगे जिस प्राइस में सेलर कंपनी के अंदर शो किए जाते थे। ठीक है, मतलब जो सेलर कंपनी जितनी प्राइस पे, जो भी प्राइस उसको मेंटेन करती थी, उसी प्राइस पे हमें बायर कंपनी की बुक्स में उन असेट्स और लाइबिलिटीज़ को शो करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट तो ये हो गया। पॉइंट नंबर सेकेंड बात कर रहा है, आफ्टर अमालगमेशन द यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड ऑफ द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी। अब देखिए, अमालगमेशन होने के बाद में जो उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग की जो टेक्निक है वो दोनों में क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसा वो सेलर कंपनी अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट करती थी, जैसा जो अकाउंटिंग करती थी सेलर कंपनी, बिल्कुल वैसे ही अकाउंटिंग करेगी बायर कंपनी। ठीक है, तो दोनों में क्या होना चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और अकाउंटिंग टेक्निक्स के अंदर। ठीक है, बात करते हैं हम पॉइंट नंबर थर्ड की। तो पॉइंट नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है, if there is any difference in the amount of purchase consideration payable to seller company and its paid up share capital, it should be adjusted in reserve। देखिए, अगर आपके जो बायर कंपनी है वो सेलर कंपनी को कोई परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करती है, ठीक है, या फिर शेयर्स में पेमेंट करती है, तो उसमें अगर कोई डिफरेंस रहता है तो उस डिफरेंस को हमें रिजर्व से एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये बात हमें पॉइंट नंबर थर्ड में कही गई है कि जो भी बायर कंपनी सेलर कंपनी को कंसिडरेशन का पेमेंट करेगी, उस कंसिडरेशन के पेमेंट में अगर कोई डिफरेंस रहता है तो वो रिजर्व से एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, नेट वैल्यू ऑफ असेट्स और परचेज कंसिडरेशन में डिफरेंस हो सकता है, तो वो डिफरेंस किससे एडजस्ट करना है, रिजर्व से करना है। ठीक है, ये तीन बातें हमें इसके अंदर बताई गई है, तीन रूल हमें इसके अंदर बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं आगे देखिए, जो अमालगमेशन का सेकंड टाइप है, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रय की प्रकृति का एकीकरण। तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है, वो सब कुछ अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज में देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं,
द असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द सेलर कंपनी आर टू बी शोन at the fair value on amalgamation in the financial statement of buyer company। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो बात नोटिसेबल है। पॉइंट फर्स्ट नोटिसेबल तो ये है कि यहाँ पे सामने ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात नहीं लिखी हुई है। दूसरी बात ये है कि उन्हें उनके फेयर वैल्यूज़ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ है कि सेलर कंपनी ने अपने असेट्स बेचे किसको? बायर कंपनी को। ठीक है, अब इसमें हमें ऑल असेट्स नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये परचेज के नेचर का है ना, तो इसमें जो भी असेट्स या जो भी लाइबिलिटीज़ ली जाएगी बायर कंपनी से, बायर कंपनी जो भी सेलर कंपनी की असेट्स और लाइबिलिटी लेगी, हमें सिर्फ उन्हीं असेट्स और लाइबिलिटीज़ का लिखना है कंपनी के अंदर। ठीक है, बायर कंपनी के अंदर। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ नहीं है, जबकि विलय की प्रकृति जो थी, नेचर ऑफ मर्जर वाला जो था, उसमें ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ लिखा हुआ था। मतलब उस कंडीशन में सारे असेट्स और सारे लाइबिलिटीज़ ले लेती है बायर कंपनी, लेकिन इस कंडीशन में सारे असेट्स और सारे लाइबिलिटीज़ नहीं लेती है बायर कंपनी। ठीक है, कुछ ही असेट्स जिनकी डीलिंग हुई हो या जिनका एग्रीमेंट हुआ हो वो ही लेती है। तो जो भी असेट्स वो लेती है बायर कंपनी या जो भी लाइबिलिटीज़ लेती है, उन्हें उनके फेयर वैल्यू पर शो करना है। किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो जो बायर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसमें ये फेयर वैल्यूज़ पे शो होंगे। ठीक है, फेयर वैल्यूज़ का मतलब क्या होगा कि जो भी उनकी वैल्यू रहेगी अमालगमेशन के टाइम पे असेट्स की जो भी वैल्यू रहेगी उस वैल्यू पे हम उसको शो करेंगे। ठीक है, और सारे असेट्स और सारे लाइबिलिटी नहीं लेंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब पॉइंट नंबर सेकेंड की बात करते हैं। अब देखो एक और वापस मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि देखिए उसमें क्या होता था कि ऑल असेट्स लाइबिलिटीज़ एंड रिजर्व्स लिखा हुआ था। मतलब जब भी अमालगमेशन होगा इन नेचर ऑफ मर्जर, जब भी मर्जर के नेचर का आपके अमालगमेशन होगा तो उस कंडीशन में जो बायर कंपनी होती है वो सेलर कंपनी की पूरी सारी असेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ और सारे रिजर्व ले लेती है। जबकि जो परचेज के नेचर का अमालगमेशन होता है ना, उसमें सारे असेट्स और सारे लाइबिलिटीज़ नहीं लेते हैं। ठीक है, और साथ ही में रिजर्व तो लेते ही नहीं है, कुछ स्टैच्यूरी रिजर्व ही लेते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर सेकेंड में हमें यही बात समझाने की ट्राई किया गया है कि जो रिजर्व्स होते हैं वो रिजर्व सारे नहीं लिए जाते, सिर्फ कौन से रिजर्व लिए जाते हैं? स्टैच्यूरी रिजर्व लिए जाते हैं। तो देखिए सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ते हैं स्टैच्यूरी रिजर्व इंक्लूड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। अब देखिए स्टैच्यूरी रिजर्व के नाम बता रहे हैं आपको, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व, नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रिजर्व एंड फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व एंड एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। तो ये वो सारे रिजर्व है जिन्हें हम क्या कहेंगे? स्टैच्यूरी रिजर्व कहेंगे। इन्हें हिंदी में बोलते हैं वैधानिक संचय। तो ये जो वैधानिक संचय हैं सिर्फ वो ही संचय लेगी कंपनी। कौन सी कंपनी? बायर कंपनी। किस कंपनी के लेगी? सेलर कंपनी के। ठीक है, तो यहाँ पे सारे रिजर्व नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ स्टैच्यूरी रिजर्व लिए जाएंगे बायर कंपनी द्वारा। किसके? सेलर कंपनी के। तो स्टैच्यूरी रिजर्व ऑफ द सेलर कंपनी शुड बी एंटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बायर कंपनी। अब देखिए सिर्फ स्टैच्यूरी रिजर्व लिए जाएंगे, यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई है। स्टैच्यूरी रिजर्व ऑफ द सेलर कंपनी शुड बी एंटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बायर कंपनी। ठीक है, सिर्फ स्टैच्यूरी रिजर्व लेगी बायर कंपनी सेलर कंपनी के। और इसके लिए भी फॉर डूइंग सो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड स्टैच्यूरी रिजर्व शुड बी क्रेडिटेड। और इसके लिए क्या किया जाएगा? एक अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन किया जाएगा और जिसे क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा, और इन सारे स्टैच्यूरी रिजर्व को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए द बैलेंस ऑफ अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, और ये जो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है, ठीक है, ये हमने जो खोला है, ये एक नए अकाउंट ओपन होगा अमालगमेशन के टाइम पे। तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा और जो सारे रिजर्व होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे। वैसे ही रिजर्व का जो नेचर होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो क्रेडिट हो जाएंगे और कंपनी ने ले लिए, बायर कंपनी ने। ठीक है, इसके बाद बायर कंपनी में जो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट होगा उसका बैलेंस हमें कहाँ शो करना है? बैलेंस शीट में शो करना है। ठीक है, और वो भी कहाँ पे शो करना है? इन द सब हेडिंग अदर नॉन करंट असेट्स। और जो दूसरे सब हेडिंग होती है अदर नॉन करंट असेट्स, आपको पता है असेट साइड में एक होता है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में हम फिक्स और वो सब कुछ लिख देते हैं। ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल। इसके बाद में हम लिखते हैं अदर नॉन करंट असेट्स। ठीक है, तो अदर नॉन करंट असेट्स के अंदर ये जो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है वो हमें
उसका जो बैलेंस है वो हमें लिखना है, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड में सारे रिजर्व चले जाएंगे और असेट साइड में ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट चला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 में बात कही है। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में वो बात कही गई थी। पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या बात कही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैटर। पॉइंट नंबर 3 में देखो कहा गया है कि जो गुडविल है आपका, ठीक है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व ये कैसे आएगा इसमें, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी आपका परचेज कंसिडरेशन आपके नेट असेट्स जिसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध संपत्तियाँ, और परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है क्रय प्रतिफल, ठीक है। तो शुद्ध संपत्तियाँ हम निकालेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो अभी हम आगे फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपके जो नेट असेट्स होते हैं वो अगर आपके परचेज कंसिडरेशन से कम रहते हैं तो आपको डेबिट साइड में क्या करनी पड़ेगी, आपकी डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो उस डेबिट साइड के बैलेंसिंग फिगर को हम किससे एडजस्ट करेंगे, गुडविल से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी आपका क्रय प्रतिफल शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से कम होगा, ठीक है, जब भी आपका क्रय प्रतिफल शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक होगा तो आपको डेबिट साइड में एडजस्टमेंट देना है गुडविल से, ठीक है। और जब भी आपके नेट असेट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी परचेज कंसिडरेशन से तो आपके क्रेडिट साइड कम पड़ जाएगा, ठीक है। जब भी आप एंट्री दोगे ना परचेज की, असेट्स ये जो एक्वायर करेगी बिजनेस या जो भी बायर कंपनी खरीदेगी बिजनेस, तो उस समय आप एंट्री दोगे सारे असेट्स को परचेज करने की और लाइबिलिटी को परचेज करने की। तो उस कंडीशन में जब आप फर्स्ट एंट्री एक्विजिशन वाली एंट्री दोगे तो उसमें आपके अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है तो उस चीज़ को हम गुडविल से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर वही बात अगर क्रेडिट साइड में आपके बैलेंसिंग फिगर रहता है तो उसे हम कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो नेट असेट्स होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो परचेज कंसिडरेशन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हम जब एंट्री में प्रैक्टिकली करेंगे तो ये पॉइंट हमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है कि अमालगमेशन से जो ये गुडविल आपके क्रिएटेड होती है, ठीक है, अमालगमेशन से आपकी जो गुडविल क्रिएट हुई यहाँ पे जो अभी हमने निकाली है, तो बैलेंसिंग फिगर से जो भी आपकी गुडविल क्रिएट होगी वो आपको 5 सालों में क्या करनी है, राइट ऑफ करनी है, ठीक है। गुडविल क्रिएटेड ड्यू टू अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज शुड बी रिटर्न ऑफ इन द 5 ईयर्स। तो अमालगमेशन के टाइम पे आपके जो भी गुडविल क्रिएट हुई है उसको आपको 5 ईयर के अंदर क्या करना है, राइट ऑफ करना है, 5 सालों में राइट ऑफ करना है। तो ये 4 रूल है इन नेचर ऑफ परचेज और 3 रूल है आपके इन नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है, यहाँ पे कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे देखिए हम परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन और अकाउंटिंग एंट्रीज जो भी रहेगी जनरल एंट्रीज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियो लेक्चर में, ओके। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।